हिंदी का भौगोलिक विस्तार एवं विविध रूप। भाषा वैज्ञानिक भाषा और बोली के बीच एक और वर्ग को स्वीकारते हैं जिसे उपभाषा कहते हैं। हिंदी भाषा का वर्गीकरण 5 उपभाषाओं में किया जाता है। इन पांचों उपभाषाओं तथा बोलियों को आरेख के माध्यम से समझ सकते हैं। हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां। अपभ्रंश, उपभाषा, बोली, क्षेत्र। शौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा राजस्थानी हिंदी टावर्ग बहुला, जिसमें बोली हैं मारवाड़ी। इसका क्षेत्र है जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भाग में। दूसरी मालवी, उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, गुना, नीमच, टोंक। तीसरी मेवाती, इसमें अलवर, गुड़गांव, भरतपुर। चौथी जयपुरी या ढूंढाड़ी, इसमें कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़। शौरसेनी की दूसरी है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की बोली है कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी जिसका क्षेत्र है नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। गढ़वाली इसका गढ़वाल, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्र। शौरसेनी की पश्चिमी हिंदी में ओकार बहुला में है ब्रजभाषा, इसमें उत्तर प्रदेश, जिसका क्षेत्र मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, बदायूं, बरेली। और ब्रजभाषा का दूसरा मध्य प्रदेश, इसका क्षेत्र ग्वालियर का पश्चिमी भाग। ब्रजभाषा में ही राजस्थान, इसका क्षेत्र है भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर का पूर्वी भाग। ओकार बहुला में है कन्नौजी, जिसका क्षेत्र है फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा, शाहजहांपुर। ओकार बहुला में एक और है बुंदेली, इसका क्षेत्र है झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद। पश्चिमी हिंदी में ही आकार बहुला में पहली है कोरवी, खड़ी बोली, दहलवी। इसका क्षेत्र है कुरु प्रदेश, जिसमें दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत, अम्बाला आदि। इसमें रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर, पटियाला के पूर्वी भाग। और आकार बहुला में हरियाणवी, जिसका क्षेत्र है दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, जिंद, हिसार, रोहतक, नाभा, पटियाला। आकार बहुला में दक्षिणी हिंदवी, गुजरी। इसका प्रमुख स्थान है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, मुंबई। अब अर्धमागधी की उपभाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, पूर्वी कोसली, बेसवाड़ी। इसका क्षेत्र है अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी। पूर्वी हिंदी में ही दूसरी बघेली, इसमें मध्य प्रदेश, दमोह, जबलपुर, रीवा, मुंडला, बालाघाट। और इसी में बघेली में है उत्तर प्रदेश, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर आदि जिलों के कुछ भागों में। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी में एक और है छत्तीसगढ़ी, जिसका क्षेत्र है सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, रायपुर, खैरागढ़, कोरिया। मागधी के अंदर बिहारी हिंदी उपभाषा। बिहारी हिंदी की 3 है भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो बिहारी हिंदी में भोजपुरी, जिसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ,
चंदौली, संत कबीर नगर, सोनभद्र, कुशीनगर, पडरौना, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती जिले का पूर्वी भाग। और भोजपुरी में बिहार, इसका क्षेत्र है छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। और भोजपुरी में झारखंड, रांची, पलामू। और मागधी बिहारी हिंदी, इसकी दूसरी है मगही। मगही की इसका क्षेत्र बिहार में है। पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई, शेखपुरा, औरंगाबाद, लखीसराय, भागलपुर। दूसरा झारखंड, जिसमें है पलामू, हजारीबाग। और बिहारी हिंदी की तीसरी है मैथिली, जिसका क्षेत्र है पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तरी संथाल परगना, मालदह, दिनाजपुर, तिरहुत सब डिवीज़न की सीमा के पास नेपाल की तराई में। अब हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरणकर्ता, इसमें बोली और नामकरणकर्ता। कोरवी खड़ी बोली का नाम राहुल सांकत्यायन, राजस्थानी भाषा ग्रियर्सन, डिंगल बांकीदास, ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त, बिहारी ग्रियर्सन, भोजपुरी रेमंड, मैथिली कोलब्रुक। हिंदी की प्रमुख बोलियों का उच्चारणगत वर्गीकरण, उच्चारणगत विशिष्टता और बोली। ओकार बहुला ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मालवी। आकार बहुला कोरवी, दक्खिनी। उदासीन आकार बहुला अवधी, बघेली। इकार बहुला भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी उपभाषा में राजस्थानी हिंदी उपभाषा राजस्थान, मालवा जनपद और सिंध के कुछ क्षेत्रों तक फैली है। इसको लगभग 4 करोड़ लोग बोलते हैं। राजस्थानी हिंदी उपभाषा टा वर्ग बहुला उपभाषा है। मराठी में प्रयुक्त ड़ ध्वनि भी इसमें प्रयुक्त होती है। इसमें पुल्लिंग एकवचन शब्द प्रायः ओकारांत होते हैं, यथा हुक्को, तारो आदि। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में अंत में आ का प्रयोग होता है, यथा तारा, राता आदि। इसमें को परसर्ग के स्थान पर नय तथा से परसर्ग के स्थान पर सु का प्रयोग होता है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं: मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, मेवाती। मारवाड़ी में मारवाड़ी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप से हुआ है। राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियों में मारवाड़ी प्रमुख बोली है। यह पश्चिमी राजस्थान तथा पाकिस्तान के सिंध राज्य के पूर्वी भाग में बोली जाती है। मेवाड़ी, सिरोही, बागड़ी, थली, शेखावटी आदि मारवाड़ी की प्रमुख उपबोलियां हैं। पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल कहा जाता है। उद्यतन सूरीकृत कोलियामाला कहा में मरुभाषा नाम से मारवाड़ी का उल्लेख हुआ है। आदिकालीन चारण कवियों द्वारा वीर गाथा काव्य इसी शैली में लिखे गए। मारवाड़ी बोली लोक साहित्य की दृष्टि से प्रमुख समृद्ध है। इसमें श्रृंगार, वीर, भक्ति तथा नीति परक साहित्य का भंडार है। मारवाड़ी में देशज तथा तद्भव शब्दों की बहुलता है, जैसे डिकरो पुत्र, करसो किसान, गंडक कुत्ता, माची खाट, जिमणो भोजन करने वाला आदि। मीरा के पद कहीं ब्रजभाषा और कहीं मारवाड़ी में है। पहले मारवाड़ी की लिपि महाजनी थी, किंतु अब यह देवनागरी में लिखी जा रही है। जयपुरी ढूंढानी। जयपुरी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है। यह पूर्वी राजस्थान के इलाकों में बोली जाती है तथा इसका केंद्र जयपुर है। जयपुर का पुराना नाम ढूंढान है। इस कारण से जयपुरी को ढूंढानी भी कहते हैं। ढूंढानी शब्द ढूढ़ शब्द से बना है, जिसका अर्थ है टीला। इस इलाकों में टीलों की अधिकता है। हाड़ौती, तोरावटी, कांठड़ा, चौरासी, अजमेरी जयपुरी की उपबोलियां हैं। हाड़ौती इसकी प्रमुख उपबोली है।
जो कोटा, बूंदी, वारन और झालवाड़ में बोली जाती है। इस इलाके में एक समय पर हाड़ा राजपूतों का प्राधान्य था, जिस कारण उनकी बोली का हाड़ौती पड़ा। हाड़ौती पर मेवाड़ी और मालवी का प्रभाव दिखाई देता है। ढूंढानी में गद्य तथा पद्य साहित्य का प्रचुर भंडार है। संत कवियों में दादू तथा उनके शिष्यों ने ढूंढानी में ही रचनाएं की। मालवी दक्षिणी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली है। इसका विस्तार राजस्थान के झालावाड़ से मध्य प्रदेश के मालवा इलाके तक है। लंबे समय तक उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालवा या मालवा नाम से प्रसिद्ध रहा। इस कारण यहाँ की बोली को मालवी कहते हैं। मालवी बोली का अधिकांश क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, किंतु इसकी भाषागत विशेषताओं के कारण इसे राजस्थानी में रखा जाता है। मालवी को बुंदेली और मारवाड़ी के बीच का पुल माना जाता है। सोंडवाड़ी, रागड़ी, पाटवी, रतलामी आदि मालवी की प्रमुख उपबोलियाँ हैं। इसमें शब्द के शुरू के अक्षर में स्वर का दीर्घीकरण किया जाता है, यथा लकड़ी, लाकड़ी, कपड़ा, कापड़ा आदि। ऐ तथा औ के स्थान पर ए तथा ओ का प्रयोग होता है। मालवी के प्रमुख सर्वनाम हैं के, कौन, किने, किसने, के, क्या आदि। कारकों में कर्म के साथ खे तथा कारण के साथ ती का प्रयोग होता है। मेवाती बोली मऊ जाति के निवास स्थान मेवात क्षेत्र की बोली है। मेवाती राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में बोली जाती है। यह राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी के बीच सेतु की भूमिका निभाती है। मेवाती की एक मिश्रित उपबोली अहिरवाटी है। अहिरवाटी गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्र आदि में बोली जाती है। अहिरवाटी को बांगरू हरियाणी और मेवाती के बीच की बोली माना जाता है। मेवाती की हरियाणी से निकटता प्रायः विद्वानों ने स्वीकार की है। राठी, नहरे, कटहर, गुजरी आदि मेवाती के अन्य उपबोलियां हैं। बिहारी हिंदी उपभाषा। ग्रेडसन ने 3 बोलियों को बिहारी हिंदी माना है: भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी हिंदी को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है: पूर्वी बिहारी तथा पश्चिम बिहारी। मैथिली और मगही पूर्वी बिहारी की, जबकि भोजपुरी पश्चिमी बिहारी की बोली है। भोजपुरी का बोली के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग 1789 ईस्वी में काशी के राजा चेत सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए हुआ। भोजपुरी का केंद्र बिहार प्रांत का भोजपुर जिला है। भोजपुर के ही नाम पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली भोजपुरी है। बिहारी हिंदी उपवर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली भोजपुरी है। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। भोजपुरी में लोक साहित्य का व्यापक भंडार है। इसमें लोकगीतों की समृद्ध मौखिक परंपरा चली आई है। भारत के बाहर भी मॉरिशस, फिजी आदि देशों में यह अत्यधिक प्रचलित है। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के सबसे प्रसिद्ध लोक कवि और नाटककार हैं। इन्होंने विदेशिया सहित 12 नाटकों की रचना की है। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। महेंद्र मिसिर भोजपुरी लोक साहित्य का अन्य बड़ा नाम है। इनके पूर्वी लोकगीत, विवाह की विदाई गीत तथा मुजरे अत्यंत लोकप्रिय हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद तथा जयशंकर प्रसाद आदि साहित्यकार इसी क्षेत्र से संबंधित हैं। हालांकि उन्होंने साहित्य में इसका प्रयोग नहीं किया। मगही या माघी का अर्थ है मगध की भाषा। मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। बिहार का पटना जनपद मगही का केंद्र है। पटना की मगही उर्दू, भोजपुरी तथा मैथिली से प्रभावित है। मगही का परिनिष्ठित रूप गया जिले में प्रयुक्त होता है। बिहार की सीमाओं का प्रभाव मगही पर भी पड़ता है। पश्चिमी सीमा की मगही भोजपुरी से, पूर्वी सीमा की मगही बंगाली से तथा दक्षिणी सीमा की मगही
उड़िया से प्रभावित है। लोक साहित्य मगही में पर्याप्त भाषा में उपलब्ध है। इसमें लोरिक और गोपीचंद के लोकगीत बहुत लोकप्रिय हैं। मगही में अधिकरण कारक में मोह का प्रयोग तथा सर्वनाम में आप का प्रयोग होता है। मैथिली का उद्भव मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। मिथिला की बोली को मैथिली कहा जाता है। मिथिला भोजपुरी क्षेत्र के पूर्वी तथा मगध क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, छिकाचिकी और जोलहा मैथिली की 6 उपबोलियां हैं। साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है। मैथिली में आदिकाल से ही श्रेष्ठ साहित्य रचा जाता रहा है। मैथिली कोकिल विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली में की। मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। मैथिली में छ और ला ध्वनियों का अत्यधिक प्रयोग होता है। एकवचन और बहुवचन रूपों में अंतर दिखाने के लिए सबही, लोकन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैथिली में प्रयुक्त सर्वनाम है अहाँ, ओकर, एकर आदि। इसकी क्रियाओं में कोई लिंग भेद नहीं होता। पहाड़ी हिंदी उपभाषा। पहाड़ी हिंदी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों मुख्यतः कुमाऊं तथा गढ़वाल में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी पर आर्य भाषा, संस्कृत, तिब्बती, चीनी तथा खस का भी प्रभाव रहा है। इसकी साहित्यिक परंपरा नहीं मिलती है। इस उपवर्ग की बोलियों में सानुनासिक स्वरों की प्रधानता है। इसकी बोलियां प्रायः ओकारांत है, यथा घोड़ो, कालो, चलियो आदि। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती है, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ क्षेत्र का पारंपरिक नाम कुर्मांचल है, जिसे कुमाऊं कहते हैं। इसकी बोली कुमाऊनी है। खस परजियाँ, कुमेया, फल्दकोटियाँ, पछाई, चौगरखियाँ, गंगोला, दानपुरिया, सिराली, सोरियाली, अस्कोटी, जोहारी, रौचो भैंसी, भोटिया आदि कुमाऊनी की बोलियां हैं। कुमाऊनी बोली दर्द, खस, राजस्थानी तथा खड़ी बोली हिंदी से प्रभावित है। राजस्थानी के प्रभाव के कारण ण और ड़ ध्वनियाँ भी शामिल है। कोरवी के प्रभाव के कारण अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। तिब्बत चीनी परिवार की भाषाओं जैसे किरज तथा भोट का प्रभाव भी कुमाऊनी पर रहा है। कुमाऊनी लोक साहित्य की दृष्टि से संपन्न है। कुमाऊनी में प्राचीन साहित्य तो नहीं मिलता, किंतु आधुनिक काल में पर्याप्त रूप से साहित्य सृजन हो रहा है। पुल्लिंग एक वचन में ओ का बहुवचन रूप कुमाऊनी में न होता है, यथा घोड़ों, घोड़न आदि। कुमाऊनी में कारक चिन्हों के रूप में कर्ता के साथ ले कर्म के साथ कणी तथा कारक करण के साथ थे का प्रयोग होता है। सहायक क्रिया 6 रूप में प्रयुक्त होती है। गढ़वाली 52 गढ़ियों में बटे होने के कारण केदारखंड क्षेत्र को गढ़वाल कहा जाता है और यहाँ की बोली गढ़वाली कहलाती है। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल की बोली गढ़वाली का आदर्श रूप मानी जाती है। गढ़वाली बोली में भोटिया, शक, किरात, नागा और खस जातियों की भाषाओं के अनेक तत्व शामिल हैं। इस पर पंजाबी और राजस्थानी का प्रभाव दिखाई पड़ता है। गढ़वाली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वर्तमान में गद्य तथा पद्य की विभिन्न विधाओं में गढ़वाली साहित्य लिखा जा रहा है। स्वरों के अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति इसमें बहुतायत दिखाई पड़ती है, यथा छया, देंत, पैसा आदि। कारक चिन्हों के रूप में कर्ता के साथ ला, कर्म के साथ कु, कुणी तथा करण के साथ से ती परसर्गों का प्रयोग मिलता है। पूर्वी हिंदी उपभाषा। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। प्राचीन समय में जिस क्षेत्र को उत्तरी कौशल तथा दक्षिणी कौशल कहा जाता था, वही क्षेत्र पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है। इसकी सीमाओं का निर्धारण कानपुर से मिर्जापुर तथा लखीमपुर से बस्तर तक किया जाता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी,
बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी मध्य देशी अवहट्ट से अवधी का उदय माना जाता है। अवधी अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अवध अयोध्या का तद्भव रूप है। लखनऊ मंडल के जनपदों में ही सामान्यतः इसका प्रयोग होता है। हरदोई उपवाद है। इस बोलियों के लिए कौसली बैसवाड़ी शब्दों का प्रयोग भी होता है। कौशल अवध का पुराना नाम था, अतः वहीं की बोली कौसली कहलाई। अवध के क्षेत्र में बैस राजपूतों का वर्चस्व था और उनकी बोली बैसवाड़ी कहलाई। बैसवाड़ी रायबरेली और उन्नाव के बीच के हिस्सों में बोली जाती है। प्राकृत पेंगलम में पुरानी अवधि के रूप में मिलते हैं। पंडित दामोदर शर्मा कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण में यह कौसली के रूप में मिलती है। कोल्यमाला कहाँ में उद्यतन सूरी ने कौसली का प्रयोग देसी भाषा के रूप में किया है। बेसवाड़ी मिर्जापुर तथा बघोनी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अवधि की प्रमुख उपबोलियाँ हैं। फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना, मॉरिशस, दुबई आदि देशों में कुछ लोग अवधि में बातचीत भी करते हैं। अवधि के विकास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्रारंभ में 1400 ईस्वी तक आदिकाल, 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक मध्यकाल और 1700 ईस्वी से अब तक आधुनिक काल। मध्यकाल में अवधि ने प्रौढ़ता को प्राप्त किया। अवधि के 2 सबसे बड़े कवि तुलसी और जायसी इसी काल में हुए। तुलसी ने अवधि को गांव की भाषा कहा है। गिरा ग्राम में सिया राम जस, गावहीं सुनहि सुजान। रामचरितमानस। बघेली। बघेली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश के एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। रीवा के आसपास का क्षेत्र बघेल राजपूतों के वर्चस्व के कारण बघेलखंड कहलाया और यहाँ पर बोली जाने वाली बोली बघेलखंडी या बघेली कहलाई। रीवा नदी के क्षेत्र में उद्भव के कारण बघेली को रिवाई भी कहते हैं। जुड़ार, गहोड़ा तथा तिरहाई बघेली की उपबोलियाँ हैं। बाबूराम सक्सेना बघेली को अवधि की ही एक उपबोली मानते हैं। बघेली को दक्षिणी अवधि भी कहा जाता है। अवधि और बघेली में बहुत सी समानताएं हैं। लोक साहित्य की दृष्टि से बघेली संपन्न बोली है, परंतु इसमें लिखित साहित्य का अभाव सा है। रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित परम धर्म निर्णय बघेली बोली की महत्वपूर्ण कृति है। बघेली में सामान्यतः आरंभिक स्वर का लोप रहता है तथा व्यंजनों में वा का मा और वा का बा मिलता है। छत्तीसगढ़ी का उदय अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है। छत्तीसगढ़ी बोली वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा है। इतिहास में इस क्षेत्र को दक्षिणी कौशल भी कहा गया है। छत्तीसगढ़ी को लरिया या खलटाही भी कहते हैं। सरगुजिया, सदरी, बेगानी, बिंझवाली मुख्य उपबोलियाँ हैं। भोजपुरी, मगही, बघेली, मराठी, उड़िया भाषी क्षेत्रों से घिरा होने के कारण इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ पर देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में कुछ शब्दों में महाप्राणीकरण का प्रचलन दिखाई देता है, जैसे इलाका, इलाखा। इसमें अघोषीकरण की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे शराब, सराप, खराब, खराब, बंदगी, बंदगी, बंदगी आदि। इसमें सा के स्थान पर छा तथा छा की जगह सा बोला जाता है, जैसे सीतापुर को छितापुर, छेना को सेना। पश्चिमी हिंदी उपभाषा। पश्चिमी हिंदी हिंदी भाषा का सबसे बड़ा उपवर्ग है, जिसका क्षेत्र अंबाला से कानपुर तक तथा देहरादून से महाराष्ट्र के आरंभ तक विकसित है। इसकी बोलियां निम्नलिखित हैं। ब्रजभाषा। ब्रज का अर्थ है पशुओं या गायों का समूह या चारागाह। पशुपालन की अधिकता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसकी बोली ब्रजभाषा। ब्रज या ब्रजी के एक बोली होने पर भी मध्य युग में हिंदी प्रदेश से बाहर पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में इसका प्रयोग हुआ और इसमें साहित्यिक रचा जाता रहा। इस कारण भाषा शब्द ब्रज के साथ जुड़ गया और ब्रज भाषा शब्द बना। इसी बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाखा नाम से मिलता है। भुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी, माथुरी,
ब्रजभाषा की प्रमुख उपबोलियाँ हैं तथा ग्वालेरी, मध्यदेशी, जादोबाटी आदि अन्य उपबोलियाँ हैं। 1354 ईस्वी में सुधीर अग्रवाल द्वारा रचित प्रद्युम्न चरित ब्रजभाषा की प्राचीनतम ज्ञान कृति मानी जाती है। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बंगाल और असम में ब्रजभाषा से प्रभावित बांग्ला और असमिया को ब्रजबुली कहा जाता था। ब्रजभाषा का विकास 3 कालों में विभाजित किया गया है। आरंभ से 1525 ईस्वी तथा आदिकाल 1525 से 1800 ईस्वी तक, मध्यकाल और 1800 ईस्वी से अब तक आधुनिक काल। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में शौरसेनी अभ्रंश के दोहों में ब्रजभाषा का पूर्ण रूप मिलता है। संक्रमणकालीन रचनाओं जैसे संदेश रासक तथा प्राकृत पेंगलम आदि में पुरानी ब्रजभाषा मिलती हैं। गोरखनाथ के गुरु मच्छंदरनाथ की वाणी में ब्रजभाषा के पद जहाँ तहाँ मिल जाते हैं। जोगी सोई जानिए जगते रहे उदास, तत निरंजन पाइए कहे मच्छंदरनाथ। दक्षिण में केरल के महाराजा राम वर्मा ने ब्रजभाषा में रचना की। वे स्वामी तिरुनाल नाम से लिखते थे। कच्छ के महाराजा राव लखपत सिंह ने 1749 ईस्वी में ब्रजभाषा काव्यशाला की स्थापना की। इसका उद्देश्य नवोदित कवियों को ब्रजभाषा में काव्य रचना सिखाना था। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा को पृथ्वीराज रासो की भाषा को भी ब्रजभाषा ही मानते हैं। पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन ब्रजभाषा में ही लिखा गया है, पुरानी राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतया इस विषय में माना जाता है। खड़ी बोली। सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को मर्दानी भाषा तथा जनपदीय हिंदुस्तानी कहा। ग्रेडसन ने खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी अथवा वर्नाक्यूलर हिंदुस्तान की संज्ञा दी है। महामती प्राणनाथ ने खड़ी बोली के नवीन रूप को सर्वप्रथम हिंदुस्तानी की संज्ञा दी। बीम्स, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली का आधार कोरवी है। खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार कोलबुक ने कन्नौजी को माना। स्टाविक तथा मोहम्मद हुसैन ने ब्रजभाषा को माना और मसऊद हसन खान ने हरियाणी को माना है। विद्वानों के अनुसार खड़ी बोली का अर्थ। विद्वान खड़ी बोली का अर्थ है। सुनीति कुमार चटर्जी सीधी, कामता प्रसाद गुरु कर्कश, अब्दुल हक गंवारू, गिलक्राइस्ट मानक या परिनिष्ठित, किशोरी दास वाजपेयी खड़ी पाई से संबंधित, अन्य भाषा वैज्ञानिक खरी या शुद्ध। वर्तमान हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्षिणी कुछ सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। नोट: खड़ी बोली पर विस्तृत चर्चा आधुनिक काल के गद्य खंड में की गई है। बुंदेली। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। बुंदेलखंड नाम बुंदेला राजपूतों के आधिपत्य के कारण पड़ा। भूभाग की व्यापकता की दृष्टि से बुंदेली पश्चिमी हिंदी की सबसे व्यापक बोली है। ग्रेडसन ने बुंदेली की अनेक उपबोलियों का उल्लेख किया है। इसमें लोधांती, पंवारी, बनाफरी, खटोला, निभा, कुंदी, भदोरी तथा दक्षिण की मिश्रित बोलियां शामिल है। साहित्यिक दृष्टि से बुंदेली काफ़ी संपन्न है। राजपूतों के समय में इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ। छत्रसाल बुंदेला के कहने पर लाल कवि ने छात्र प्रकाश की रचना बुंदेली में की। केशवदास और पद्माकर जैसे प्रसिद्ध कवि बुंदेली क्षेत्र से आते हैं, यद्यपि उनकी रचनाएं बुंदेली से प्रभावित ब्रजभाषा में हैं। बुंदेली में लोक साहित्य की पर्याप्त मात्रा में है। ईश्वरी के फाग बहुत प्रसिद्ध हैं। आल्हा एक प्रसिद्ध लोक गाथा है जिसे बुंदेली की ही एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। धीरेन्द्र वर्मा मानते हैं कि बुंदेली कन्नौजी के समान ही ब्रज की एक उपबोली है। इसके उच्चारण में
अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे आधा, आधा, दूध, दूध आदि। कन्नौजी। कन्नौजी शब्द संस्कृत के कान्यकुब्ज शब्द से विकसित हुआ है। कान्यकुब्ज कर्ण उज्ज कन्नौज। कन्नौजी का केंद्र उत्तर प्रदेश का जनपद कन्नौज है। कन्नौजी का पुराना नाम पांचाल था, इसलिए कन्नौजी को पांचाली भी कहा जाता है। कन्नौजी अपने परिनिष्ठित रूप में कन्नौज तथा आसपास के जिलों में बोली जाती है। कन्नौजी अवधी, ब्रज तथा बुंदेली से घिरी हुई है। अपने सीमाई क्षेत्रों में कन्नौजी पर इन बोलियों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। कुछ विद्वान कन्नौजी को ब्रजभाषा का ही रूप मानते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इनमें से एक हैं, जबकि ग्रेयरसन ने इसे अलग बोली माना है। इसी बोली के में मध्य हा का लोप हो जाता है, जैसे जाही, जाई, करहूँ, करऊँ आदि। हिंदी की अंतिम महाप्राण ध्वनि का यहाँ अल्प प्राणीकरण हो जाता है, जैसे हाथ, हाथ आदि। कन्नौजी में अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति अत्यधिक मात्रा में मिलती है, जैसे बात, बात आदि। हरियाणी, हरियाणवी। इसका मूल संबंध हरियाणा राज्य से है। ग्रेयरसन ने इसे बांगरू कहा। धीरेन्द्र वर्मा ने हरियाणी को स्वतंत्र बोली नहीं मानकर खड़ी बोली का ही एक रूप माना। हरियाणी कई बोलियों से घिरी हुई है। इनमें खड़ी बोली, अहिरवाटी तथा मारवाड़ी शामिल है। हरियाणी को पंजाबी से प्रभावित भी माना जाता है। हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्रों में जाटों का बाहुल्य है, इसलिए हरियाणी को जाटू भाषा भी कहते हैं। हरियाणी में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है, किंतु लिखित साहित्य अपेक्षाकृत कम है। दक्षिणी हिंदी की वह शैली जो दक्षिण भारत में विकसित हुई, दक्षिणी कहलाई। सन 1327 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी को दिल्ली से लगभग 14,000 किलोमीटर दूर दक्षिण में दौलताबाद ले जाने का फरमान जारी किया गया। इससे दिल्ली और आसपास के इलाकों के समस्त महत्वपूर्ण और अनेक सामान्य लोग, जिसमें राज दरबारी, मंत्री, सैनिक, व्यापारी, ज्योतिषी, अल्पकार, सूफी संत तथा फकीर आदि शामिल थे, दक्षिण भारत जाकर बस गए। चूँकि अधिकांश लोगों की भाषा हरियाणवी या खड़ी बोली ही थी, अतः दक्षिण में भी इसके लिए सामान्य बोलचाल की भाषा वही रही। सूफी संतों तथा मुस्लिम फकीरों ने भी अपनी मूल भाषा, जिसमें अवधी, ब्रज, पंजाबी, हरियाणवी बोलियां तथा अरबी फारसी मिश्रित शब्दावली थी, में धर्म प्रचार किया। इसी मिश्रित भाषा को कालांतर में दक्षिणी कहा गया। दक्षिणी का संबंध दक्कन से जुड़ता है। दक्कन नर्मदा के पार का क्षेत्र है, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा कर्नाटक के कुछ हिस्से आते हैं। इसी को उत्तर भारत के लोगों ने दक्षिण कहा तथा इस भूभाग में बोली जाने वाली मिश्रित हिंदी दक्षिणी कहलाई। यह मूलतः हिंदी का ही एक पूर्व रूप है। धीरे धीरे दक्षिणी की पहुंच केरल और तमिलनाडु के इलाकों तक भी हो गई। दक्षिणी का विकास दक्षिण के बहमनी तथा परवर्ती शासकों के संरक्षण में हुआ। बहमनी शासन में तो दक्षिणी को राजभाषा के पद पर सुशोभित किया गया। मध्यकाल में दक्षिण के दो राजवंशों आदिल शाही 1400 से 1686 ईस्वी तथा कुतुब शाही 1508 से 1687 ईस्वी में अनेक प्रतिष्ठित कवि हुए। उनकी कालजयी रचनाओं के कारण ही इस काल को दक्षिणी का स्वर्ण युग कहा जाता है। दक्षिणी आमतौर पर फारसी लिपि में ही लिखी जाती थी। दक्षिणी हिंदी के अन्य नाम दक्कनी, दहलवी, हिंदवी, गुजरी। हैदराबाद में दक्षिणी हिंदी का एक विशिष्ट रूप प्रचलित है, जिसे हैदराबादी हिंदी कहा जाता है। गुजरी इसका वह रूप है जो गुजरात के कवियों के साहित्य में प्रयुक्त है, यथा मोहम्मद शाह कादरी के काव्य में। दक्षिणी हिंदी के प्रमुख स्थान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व मद्रास हैं। दक्षिणी हिंदी की मुख्य उपबोली है गुलबर्गी, बीदरी, बीजापुरी,
हैदराबादी। दक्षिणी की अधिकांश गद्य रचनाएं मुस्लिम सूफी संतों तथा फकीरों द्वारा की गई हैं। इनमें ख्वाजा बंदा, नेवाज, गैसुदराज, शाहमिराज शाह, बुरहानुद्दीन जानम, शरफुद्दीन बू अली कलंदर, सैयद हुसैन अली, मोहम्मद शाह कादरी, मोहम्मद शरीफ आदि प्रमुख हैं। दक्षिणी हिंदी के गद्य के विकास को 3 चरणों में बांटा गया। प्रारंभिक काल 1300 से 1400 ईस्वी, मध्यकाल 1401 से 1687 ईस्वी, उत्तरकाल 1688 से 1850 ईस्वी। प्रारंभिक गद्य काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम ख्वाजा बंदा नेवाज गैसूदराज 1318 से 1422 ईस्वी है। मध्यकाल में सुप्रसिद्ध गद्यकार मुल्लावजही हुए। तीसरे चरण उत्तरकाल के लेखकों ने ही मुल्लावजही को ही परंपरा को आगे बढ़ाया। इनमें सैयद हुसैन अली खां का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शरफुद्दीन बू अली कलंदर दक्षिणी का एक बड़ा नाम है। दक्षिणी में गजल रचनाएं भी मिलती हैं। कुली कुतुब शाह की प्रसिद्ध गजल की पंक्तियां हैं। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक पल जिया जाए ना, मैं कैसे पिया बिन सबूरी करूं, खाया जाए अमा किया जाए ना, नहीं इश्क जिस वह बड़ा कूड़ है, कंधी उससे मिल बेसिया जाए ना, कुतुब सहाना दे मुझ दिवाले को पंद, दिवाले को कुछ पर दिया जाए ना। खड़ी बोली दक्षिणी हिंदी के सर्वाधिक निकट मानी जाती है। बुरहानुद्दीन जानम इरशादनामा में दक्षिणी को हिंदी बताते हुए कहते हैं, ये वह बोलूं हिंदी बोल, पंतु अनुभव खेती खोल। कालांतर में दक्षिणी पर उर्दू हावी हो गई और इसकी अपनी विशेषता धीरे धीरे लुप्त हो गई। दक्षिणी हिंदी की विशेषताएं। खड़ी बोली के सभी स्वर दक्षिणी हिंदी में मिलते हैं। खड़ी बोली के सभी व्यंजन इसमें भी मिलते हैं। इनके अतिरिक्त ग तथा फा जैसी ध्वनियाँ अत्यधिक मात्रा में दिखाई देती हैं। ड़ा के स्थान पर डा प्रयोग करने की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे पड़ा को पड़ा आदि। महाप्राण ध्वनियों का अल्प प्राणीकरण काफ़ी ध्वनियों में दिखाई देता है, जैसे मूरख मूरख, मुझे मुझे, धोखा धोखा आदि। कहीं कहीं अल्पप्राण ध्वनियों का महाप्राणीकरण भी होता है। उदाहरण के लिए पलक पलख, पहचान पछान आदि। एक शब्द की विभिन्न ध्वनियों के विपर्य की प्रवृत्ति दक्षिणी की एक प्रमुख विशेषता है। उदाहरण के लिए लखनऊ नखलऊ, कीचड़ चीकड़, मतलब मतबल आदि। सर्वनाम व्यवस्था इस प्रकार है। उत्तम पुरुष मेरे को, हमन मंज मुझ। मध्यम पुरुष तुझ तुम्हें आपही। अन्य पुरुष उन उन्ने। अन्य सर्वनाम जित्ता जित्ती, उत्ता उत्ती। क्रिया व्यवस्था के प्रमुख प्रयोग इस प्रकार हैं। वर्तमान काल अहें हे हैं हूँ हैगा। भूतकाल कहया बोलिया था थया। भविष्यकाल होगा होंगे होंगी, चलसी चलसूं। भूतकाल की क्रियाओं में यकर प्रत्यय का प्रयोग भी काफ़ी मात्रा में होता है, जैसे आकर आयकर, रोकर रोयकर आदि। दक्षिणी हिंदी में आरंभिक काल में खड़ी बोली की शब्दावली ही सर्वाधिक प्रचलित रही। इसमें फारसीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती गई। इसके अतिरिक्त मराठी, तेलुगु और कन्नड़ के स्थानीय शब्द भी सीमित मात्रा में शामिल होते गए। हिंदुस्तानी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, हिंदुस्तान प्लस ई। धीरेन्द्र वर्मा, ग्रियर्सन आदि विद्वानों का मत है कि यह नाम अंग्रेजों ने दिया है। तुजुक ए बाबरी में भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रारंभ में यह शब्द हिंदी या हिंदवी का समानार्थी था, किंतु आगे चलकर इसका वह अर्थ हो गया जो आज उर्दू का है। हिंदुस्तानी में तद्भव तथा बहुप्रचलित संस्कृत, तत्सम और
अरबी फारसी के वे शब्द होते हैं जो बोलचाल में भी प्रयुक्त होते हैं। खड़ी बोली ब्रजभाषा तथा अवधी की तुलना। अंतर का आधार। उद्भव खड़ी बोली से शोरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से, ब्रजभाषा शोरसेनी अपभ्रंश से, अवधी अर्धमागधी अपभ्रंश से। उपभाषा वर्ग खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का प्रतिनिधि रूप, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध पर अवधी से अत्यंत निकटता, अवधी पूर्वी हिंदी उपभाषा का प्रतिनिधि रूप। भौगोलिक विस्तार खड़ी बोली मेरठ केंद्र है, केंद्र से देहरादून तक तथा अंबाला से हिमाचल के आरंभ तक का संपूर्ण क्षेत्र। ब्रजभाषा ब्रजमंडल का संपूर्ण क्षेत्र, मूलतः मथुरा, वृंदावन, आगरा में प्रयुक्त हरियाणा का भी कुछ भाग जैसे पलवल, होडल इत्यादि। अवधी लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, सीतापुर, सुल्तानपुर, रायबरेली तथा आसपास का क्षेत्र, विदेशों में भी प्रयुक्त फिजी, त्रिनिदाद आदि में। साहित्यिक विकास खड़ी बोली का 19वीं सदी से पूर्व विशेष नहीं। सिद्ध, नाथ, खुसरो, रहीम, संत काव्य दक्षिणी हिंदी में आरंभिक रूप, 19वीं सदी से तीव्र आरंभ, अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, मानक हिंदी का मूल आधार। ब्रजभाषा आदिकाल में पिंगल की परंपरा में उपस्थित प्राकृत पेंगलम, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, पृथ्वीराज रासों में आरंभिक रूप, नाथ साहित्य व दूसरों की कविताओं में भी द्रष्टव्य, सूरदास, रीतिकाल, अखिल भारतीय साहित्यिक भाषा, सबसे लंबा इतिहास। अवधी राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में आरंभिक रूप, पुनः सूफियों के बाद ही सूफी काव्यधारा, राम काव्यधारा, हिंदू प्रेमाख्यानकार, अभी भी कुछ कवि, बलभद्र प्रसाद दीक्षित आदि। ध्वनि व्यवस्था में उच्चारण की प्रवृत्ति खड़ी बोली आकारांत चला गया, ब्रजभाषा ओकारांत चलो गयो, अवधी ओकारांतता चलू कहतु। ऐ औ का उच्चारण खड़ी बोली में ए ओ की तरह, औरत औरत, ब्रजभाषा में सामान्य रूप में आवे जाओ, अवधी में संध्यक्षरों के रूप में चौड़ा आवई। प्रारंभिक स्वर खड़ी बोली में लुप्त होते हैं, इकट्ठा, कट्ठा, सियाना, स्याणा, ब्रजभाषा सामान्य रूप में और अवधी सामान्य रूप में। ध्वनियों का परिवर्तन खड़ी बोली में ना का णा, मानस मानस, ला का ड़, बालक बालक, रा का ड़ा, चपरासी चपड़ासी, सा का शा, शमशेर शमशेर। ब्रजभाषा में रा का ड़ा परे पड़े, अणा का ना बाण बाण, अवधी में अणा का ना कोण को कोण, बाण को बाण, अड़ा का रा सड़क को सड़क, स का सा, ऋषि को ऋषि, व का बा विश्व विश्व विश्व। अल्प प्राण महाप्राण खड़ी बोली में अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति, धोखा को धोखा, झूठ को झूठ, ब्रजभाषा अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति, मुझ मुझ। व्याकरण में संज्ञा खड़ी बोली में संज्ञा का एक रूप, प्रायः आकारांत, ब्रजभाषा में संज्ञा का एक ही रूप, अवधी में संज्ञा के 3 रूप मिलते हैं जैसे लरिका, लरिकवा, लरिकौना, नदी नदी, नदीवा। सर्वनाम उत्तम पुरुष खड़ी बोली में एक वचन में, मुझ में, बहुवचन म्हारा हमारा। ब्रजभाषा में उत्तम पुरुष मैं, हों, मोही, मेरो, बहुवचन हम, हमन, हमारो। और अवधी में मैं, मह, मो, बहुवचन हम ही, हमार। और मध्यम पुरुष खड़ी बोली में तू, तैं, तम, बहुवचन तम, थारा, तारा। ब्रजभाषा में मध्यम पुरुष
तू तू तोही तेरो तिहारो। बहुवचन तुम तुम्हें तुम्हारो। अवधि में तू तू तोर। बहुवचन तुम तुम्हार तुहार। अन्य पुरुष खड़ी बोली में वो उसका। बहुवचन वे उनका उनकी। ब्रजभाषा में वो वह वाको ताही। बहुवचन वे वै उनको। अवधि में वह उ ओकर। बहुवचन वेह ओनकर ओनका। अनिश्चयवाचक खड़ी बोली में एकवचन कौन कुण किसका। और ब्रजभाषा में कैसो कौन। अवधि में कवन कौन कैसो। लिंग व्यवस्था खड़ी बोली में स्त्रीलिंग के लिए ई अन नी प्रत्यय प्रमुख। शेर शेरनी माली मालन जाट जाटनी अहिर अहिरन। ब्रजभाषा में स्त्रीलिंग के लिए ई इया आइन तथा आनी प्रत्यय गोरी ललाइन देवरानी अखियाँ बिटियाँ कहीं कहीं नपुंसकलिंग का प्रयोग भी जैसे सोना सोनो। अवधि प्राय इया परसर्ग बिटिया ई इनी इनी अनी नी परसर्ग भी बकरी बाघिनी साधिनी महारानी चोरनी। वचन व्यवस्था खड़ी बोली में पुल्लिंग बा व में ए प्रत्यय बेटा बेटे। स्त्रीलिंग बा व में यहाँ ए प्रत्यय रोटी रोटियाँ किताब किताबें। ब्रजभाषा ऐ अन इन प्रत्ययों का प्रयोग किताब किताबें किताबन रोटी रोटिन। अवधि आय ना तथा नी प्रत्ययों का प्रयोग ए बात बातें ना लरिका लरिकन ना नहीं सबन्ही जुबतिन।